नीरव मोदी और उसके अंकल मेहुल चोकसी का 14,000 करोड़ का पीएनबी के साथ फ्रॉड, विजय माल्या का 9,000 करोड़ का अनपेड लोन। दोस्तों, इन रिच इंडियंस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस और इंडिया से भाग जाने की कहानियां तो आपके जहन में बस चुकी होंगी। पॉपुलर मीडिया में ये सब टॉप न्यूज़ बने रहे। ऐसे में बहुत आसान है कि आप ये सोच लें कि हर अमीर आदमी इंडिया से ही पैसे चुरा के भागता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, स्पेशली उन रिच इंडियंस के मुकाबले जो बिना कोई गलत काम किए भी इंडिया से बाहर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यू वर्ल्ड वेल्थ के 2020 के ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के अनुसार 2019 में इंडिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा वेल्थ आउटफ्लो था। 7,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो कि वेल्दी इंडियंस का 2% हैं, देश छोड़ के चले गए। अगर हम डॉलर मिलियनियर से कम अमीर लोगों की बात करें तो ये संख्या और भी ज्यादा होगी। 2021 ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार नंबर ऑफ बिलियनियर्स में इंडिया विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये बिलियनियर्स आखिरकार इंडिया छोड़ के जा क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ टैक्स से बचने की एक स्ट्रैटेजी है, क्या इसके पीछे छुपे और बहुत से कारण हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद इंडिया से होने वाले रिच और वेल्दी इंडिविजुअल्स की इसी माइग्रेशन को आपके साथ शेयर करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम आपको उन कारणों से रूबरू कराएंगे जो इस माइग्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इससे हमारी इकोनॉमी पे पड़ने वाले इम्पैक्ट पे भी हम नजर डालेंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सिविल सर्विसेज डे के खास दिन पर आपको स्टडी आईक्यू पे मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश, और उसके बाद आपको यूपीएससी सीएसई प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। ये सेल अवेलेबल है 22 अप्रैल तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, माइग्रेशन कोई नई चीज नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल के हिसाब से होमोसेपियंस अफ्रीका से माइग्रेट करके दुनिया भर में बसे। भारत की बात करें तो बैक्ट्रियंस, कुशन्स, टर्क्स और अफगान्स जैसे अनेक माइग्रेंट्स हमारे देश में शरण लेते नजर आते हैं। भारत ने कल्चरल रेफ्यूजीज को भी पनाह दी है। अदनान समी इसका जीता जागता उदाहरण है। पारसी, ज्यूज और यहाँ तक कि पॉलिश लोगों को भी भारत में जगह मिली है। इसके अलावा इकोनॉमिक रेफ्यूजीज भारत में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए आते रहे हैं, खासकर नेपाल और बांग्लादेश से। दोस्तों, आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन एक आम बात बन चुकी है। दुनिया भर की इकोनॉमी इस हद तक इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि लोगों का टेम्परेरी और परमानेंट माइग्रेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अनुसार चलता रहता है। ग्लोबलाइजेशन की देन ये माइग्रेशन टू वे है। जहां भारत के नागरिक विदेश जाते हैं, वहीं विदेश गए भारतीय नागरिक वापस भारत भी आते हैं। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो कि प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन रहे, अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अपना करियर छोड़ के वॉशिंगटन से वापस भारत आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे भारत के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकेंगे। मनमोहन सिंह, बिमन जलान, विजय केलकर, शंकराचार्य, राकेश मोहन जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड भी रिवर्स होता दिख रहा है। अरविंद पनगारिया, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम जैसे बुद्धिजीवी भी भारत में कुछ समय रह के विदेश वापस चले गए। हेनली एंड पार्टनर्स एक ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म है, जिसके अनुसार 2020 में इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो रेसिडेंस या सिटीजनशिप के लिए अपने देश से बाहर गए हैं। ज्यादातर लोग रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को ऑप्ट करके बाहर गए हैं, मतलब विदेश में इन्वेस्टमेंट करके वहां के सिटीजन्स बनने का हक मिलना। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लियामेंट में दिए गए गवर्नमेंट के एक रिप्लाई में ये सामने आया कि 2017 और 30 सितंबर 2021 के बीच करीब 6 लाख इंडियंस ने इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करके किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली। दोस्तों, आज जब भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट परस्यू करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का देश छोड़ के जाना हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश की जीडीपी ग्रोथ के इंजन्स की तरह हैं। इन्वेस्टमेंट से लेके एम्प्लॉयमेंट तक हमारे देश के डेवलपमेंट में इनकी बहुत अहम भूमिका है। लेकिन ये लोग भारत छोड़ के कहाँ जा रहे हैं?
ऑस्ट्रिया, माल्टा और टर्की में सिटीजनशिप रिक्वेस्ट, जबकि कनाडा, पोर्टुगल और ऑस्ट्रिया में रेसिडेंस रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा रही हैं। आइए इस माइग्रेशन के पीछे के कारणों को हम अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, इस माइग्रेशन का एक जवाब ये है कि इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। जहां भी काम करने का अवसर मिलता है लोग वहां जाते हैं और इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर की जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां क्रिएट नहीं हो पाई हैं, जिससे ये माइग्रेशन फर्दर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ पुश फैक्टर्स हैं जो नागरिकों को देश से बाहर जाने को मजबूर करते हैं और कुछ पुल फैक्टर्स हैं जो विदेशों की तरफ उन्हें आकर्षित करते हैं। यदि पुश फैक्टर्स की बात करें तो एक कारण है टैक्स की बचत। इंडिया में कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स की हायर स्लैब्स लगभग 34% है, जो कि यूएस और जापान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दूसरा कारण है पब्लिक डिस्कोर्स। हमारे देश में अमीर लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है, खासकर पॉलिटिशियंस के द्वारा। अंबानी या अडानी की सरकार जैसी पॉलिटिकल स्लोगनिंग सुनना हमारे देश में एक आम बात है। हालांकि इंडिया 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन सोसाइटी अभी भी कैपिटलिस्ट मेंटालिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में नाकाम रही है। वेल्थ इनइक्वालिटी इसका बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल कंपनशंस भी पैदा होते हैं। एनआरआई की डेफिनेशन भी एक वजह हो सकती है। एनआरआई माने जाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति इमिग्रेशन के बाद इंडिया में 120 डेज से ज़्यादा ना रहे। ये रिक्वायरमेंट 181 दिनों तक हो सकती है अगर इंडिया से सोर्स्ड इनकम ₹15 लाख से कम हो। इसलिए बहुत से HNWIs अपनी इनकम स्ट्रीम्स इंडिया से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे वो 181 डेज इंडिया में रहने के बाद भी एनआरआई बने रह सके। दोस्तों, इस माइग्रेशन के पीछे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूँ तो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हाल के समय में बहुत बेहतर हुई है, लेकिन ये पूरा सच बयान नहीं करती। ये रैंकिंग सिर्फ दिल्ली और मुंबई को कवर करती है और इसमें भी कंस्ट्रक्शन परमिट्स, प्रॉपर्टी रेजिग्नेशंस, टैक्स पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में इंडिया बहुत पीछे है। इसलिए बिजनेस माइंडेड इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस दूसरे देशों में शिफ्ट करना बेहतर समझते हैं। इंडियन सिटीज की लिवेबिलिटी एक अन्य मुख्य कारण है। लिवेबिलिटी का मतलब है कि एक शहर में इंसान का रहना कितना सुखदायी है। इसमें पॉल्यूशन, क्लाइमेट, मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अर्बन प्लानिंग जैसे तमाम चीज़ें शामिल हैं। इंडिया के शहरों की रोड कंडीशंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम रेट, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं लिवेबिलिटी को कम करती हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार दिल्ली और मुंबई विश्व में 118 और 119 पोजीशन पे है। दोस्तों, विदेशों की सिटीजनशिप लेने के पीछे एक बड़ा कारण ईज ऑफ मोबिलिटी भी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया 84th पोजीशन पे आता है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पे ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जापान में यही संख्या 193 है। ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट 187 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ करता है। बिजनेसमैन को एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करना पड़ता है। इस सिचुएशन में ऐसा पासपोर्ट होना लाभकारी है जो आपको बहुत से देशों में वीज़ा के बिना या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ ट्रैवल करने दे। माल्टा और ऑस्ट्रिया की सिटीजनशिप प्रोग्राम्स यूरोपियन यूनियन में कहीं भी सेटल होने का ऑप्शन देते हैं। इन सब वजहों से ईज ऑफ मोबिलिटी बेहतर होती है, जो ग्लोबल माइग्रेशन को सपोर्ट करता है। दोस्तों, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एक और बहुत बड़ा कारण है जिससे हम अपना टैलेंट रिटेन नहीं कर पाते। एजुकेशन से लेकर प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स में सीवियर कंपटीशन देखा जाता है। सीट्स बहुत कम हैं और इंटेलिजेंट बच्चों को अपने कैलिबर के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस की 100% कट ऑफ्स इसका उदाहरण है। इस कट थ्रोट कंपटीशन के कारण बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स विदेश में सेटल होकर वहाँ की इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि हमारा देश का टैलेंट ड्रेन होता है और हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पाते। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 2017 के डेटा के अनुसार करीब 5.86 लाख इंडियन स्टूडेंट्स 86 अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। 66% ऑफ स्टूडेंट्स यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड हैं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9(1) डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इस वजह से एनआरआईज इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करके यूरोपियन सिटीजनशिप प्रोग्राम्स चूज करते हैं। इसमें पोर्टुगल गोल्डन रेजिडेंस परमिट प्रोग्राम सबसे पॉपुलर है। वहीं अब अगर हम पुल फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक रीजन से अलग इस ट्रेंड के कुछ कल्चरल रीजंस भी हैं।
जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन और सॉफ्ट पावर, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। वेस्टर्न कल्चर के फैलने से इंडियंस में वेस्टर्न कल्चर की तरफ एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ और वेस्टर्न कल्चर को आइडियलाइज किया गया। वेस्टर्न कंट्रीज की सॉफ्ट पावर या ब्रांड वैल्यू इसके पीछे एक कारण है। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि कोई देश बिना मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किए सिर्फ अपने इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर कितना डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज देश होने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज अपनी सॉफ्ट पावर डेवलप कर पाए हैं, जिसकी वजह से विदेश में सेटल होना बहुत से लोगों का बचपन से सपना होता है। फॉरेन कंट्रीज की लिवेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज सब कुछ इंडिया के मुकाबले बेहतर स्तर पर है। ये मेजर पुल फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों, ये रही इस माइग्रेशन को सपोर्ट करने के फैक्टर्स की बात। लेकिन इन मिलेनियर्स के विदेश जाने से नुकसान क्या क्या है, आइए इस पे भी एक बार हम नजर डालते हैं। दोस्तों, मिलेनियर्स का बाहर जाना देश के लिए इकोनॉमिक ड्रेन जैसा है। मिलेनियर्स अपने साथ बहुत सी पूंजी भी बाहर लेके जाते हैं क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट हो सकती है। इस वजह से देश की ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पर असर पड़ता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसी कारण अगर ये कैपिटल इंडियन बैंक्स या फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट होती है तो देश में नए बिजनेसेस को लोन्स, गवर्नमेंट को टैक्स, इंडियन कंपनीज को इक्विटी जैसे सपोर्ट अवेलेबल हो पाते हैं, जिससे देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है और इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। इंडियन मिलेनियर्स जब विदेशी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसे आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस कारण हमारे देश के कैपिटल अकाउंट डेफिसिट पर बुरा फर्क पड़ता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी। इस वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता है, जिससे देश की क्रेडिट रेटिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग खराब होने से भारतीय सरकार को लोन्स महंगे मिलते हैं और देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। आपको याद दिला दें कि क्रूड ऑयल जैसी चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी के चलते ही इंडिया में 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। इस क्राइसिस का सीवियर इम्पैक्ट आज श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स के अगेंस्ट इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ा योगदान हमें इनवर्ड रेमिटेंसेस के रूप में भी देखने को मिलता है। लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपनी ज़्यादातर अर्निंग्स या तो री इन्वेस्ट कर देते हैं या उनकी फैमिली भी उनके साथ विदेश सेटल हो जाती है। इस वजह से HNWI से इनवर्ड रेमिटेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहती। दोस्तों, इंडिया में इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है। इस वजह से सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको एक ऐसी समस्या से अवगत कराया जिसकी चर्चा न्यूज़ मीडिया में तो नहीं हो रही, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंडियन टैलेंट को देश में रिटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण में सुधार करें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि HNWIs देश में ही रह के बिजनेस करें। टैक्स बर्डन कम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सब ईमानदारी से अपने हिस्से का टैक्स भरें, जिससे कि सरकार टैक्स रेट दुनिया के और देशों की तुलना में कम कर सके। इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत से देशों से वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की ट्रीटीज साइन की जा रही हैं, जिससे इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर हो रही है। इससे बाहर की सिटीजनशिप लेना कम अट्रैक्टिव होगा। सरकार की स्टडी इन इंडिया स्कीम के तहत ऐसे बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया में वापस लाने की पहल हो रही है। ये सीट्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्टिंग सीट्स के अलावा होंगी। स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, जिसको स्ट्राइड स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, अटल इनोवेशन मिशन, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जैसी स्कीम्स के द्वारा देश का रिसर्च इकोसिस्टम भी बेहतर किया जा रहा है, जिससे टैलेंट को रिटेन किया जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी सोच में भी बदलाव करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमीर आदमी को शक की निगाह से देखना सही नहीं है। ये एक एंटी कैपिटलिस्ट सेंटिमेंट क्रिएट करता है। ये मिलेनियर्स हमारे देश में रोजगार पैदा करते हैं और सरकार के साथ फिलॉन्थ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ों के माध्यम से सोशल डेवलपमेंट भी क्रिएट करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को रिटेन करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। इसके अलावा ये वीडियो UPSC CSE मेंस के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज, इंक्लूसिव ग्रोथ,
एंड एसोसिएटेड चैलेंज, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन जैसे टॉपिक्स में इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपके लिए हम एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट रिसेंटली देयर हैज बीन अ ट्रेंड of even honest, high net worth individuals exiting the country for greener pastures. Examine the cause of this trend and its impact on the Indian economy. And with this question, my friend, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।